नहर में पानी है, अगर कोई भी व्यक्ति जो नहर में नहाया होगा उसको यह बात पता होगा कि जब आप पुल पर से कूद के पानी में नहाते हो, ठीक है, तो आप पानी में डूबते हो, जमीन तक जाते हो और फिर आप ऊपर निकल जाते हो। जो तैरना जानता है वो तैरने लगता है, जो नहीं तैरना जानता है वो ऊपर नीचे करने लगता है, काम खत्म हो जाता है उसका। तो पानी में तैरना जानते हो तभी कूदना। अब ये नहीं कि प्रैक्टिकल करने जाएंगे सर, नहीं, हम जइबे करेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है हम आज प्रूफ करना है, तो पता चलेगा 13वां दिन बुढ़िया पूरी को जुगाड़ करना पड़ जाएगा। तो जो लोग तैरता है वही लोग उत्प्लावन के बारे में पता लगाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं समझाता हूँ, वो अपने घर पे ही उत्प्लावन बल के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और दोस्तों आज है सैटरडे और क्लास 9 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में अब तक ले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि W बराबर 1/6 इंटू W डैश बराबर 1/6 इंटू W। ठीक है, और फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था दाब, और दाब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दाब बराबर हम लोगों ने ये जानकारी इकट्ठा किया था कि बल बटा में क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और पढ़ा हमने किस तरह से दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। तो चलिए अगला जो है हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है द्रव में दाब। द्रव में दाब यानी द्रव के अंदर भी जो द्रव होते हैं वो दाब लगाते हैं। हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि द्रव में जो दाब होते हैं, पहले तो ये समझेंगे कि द्रव कहते किसे हैं। तो ध्यान से समझना, जब कभी भी हम साइंस के क्षेत्र में आते हैं यानी विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं तो द्रव का मतलब दोनों टर्म से रिलेटेड होता है। ठोस को छोड़ करके क्या बचेगा? एक द्रव और एक क्या बचेगा? गैस। ये दोनों द्रव के सिचुएशन में आएंगे, इस द्रव के रूप में आएंगे। ठीक है, तरल द्रव के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो ये गैस होते हैं हम जनरली देखे हैं आप लोगों को, हम इसको क्यों कह रहे हैं तरल द्रव के बारे में, गैस के बारे में? तो हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं जिसका नाम क्या होता है? एलपी गैस। ठीक है, और इसको गैस नहीं कोई बोलता है तो हम लोग क्या इसका नाम देते हैं? एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है, रियल में जब आप उसके नॉब को छुओगे या नॉब को चालू करोगे तो उसमें से क्या निकलता है? गैस। लेकिन जब आप उसी गैस को, उसी सिलेंडर को पकड़कर अगर आप हिलाओगे तो उसमें से ऐसा लगेगा कि इसके अंदर में पानी जैसा कोई पदार्थ जो है भरा हुआ है। यानी कि गैसों को अगर बहुत अधिक संपीड़ित करके यानी प्रेशर दे करके किसी एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है हाई प्रेशर के साथ में, तो वही गैस किस रूप में बन जाता है? द्रव के रूप में द्रवीभूत हो जाता है। और जैसे हम लोग नॉब को खोलते हैं तो गैस जो है वायुमंडल में फैलता है, नहीं, वो जो द्रव होता है वो गैस के रूप में बन करके निकलता है। क्लियर है बात? तो द्रव में दाब की बात करेंगे तो द्रव यानी कि पानी, केरोसिन, पेट्रोल और गैस की बात करेंगे तो जो हमारे सिलेंडर में भरे हुए गैस होंगे, एलपीजी, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, सीएनजी गैस। तो हम इस गैसों की बात करेंगे कि अगर हम इन गैस को भी और इन द्रव को भी एक बॉक्स में, एक डब्बे में या किसी बर्तन में रखते हैं तो यह भी द्रव जो होते हैं ये क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं, यानी कि प्रेशर लगाते हैं। समझ में आ गया बात को? क्या लगाते हैं? ये दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, अभी एक और चीज समझेंगे यहां पर। तो अगर हमें किसी वस्तु के ऊपर दाब लगाना है तो जैसे कॉपी हो गया तो हम नॉर्मली इसके ऊपर दाब लगा दिए, हमने लगाया मेरी मर्जी के अनुसार। लेकिन किसी भी पात्र के अंदर में अगर आपने द्रव को रखा हुआ है, द्रव को रखा हुआ है, तो ये जितने भी इसके कण होंगे ये इस पात्र के चारों तरफ
दाब लगाएगा। अगर हम यहाँ पर एक बर्तन को, एक वस्तु को रखते हैं और हम इसके ऊपर एक दाब लगाते हैं तो सिर्फ इसी क्षेत्र पे दाब लग रहा है ना। लेकिन अगर द्रव में, किसी बर्तन में हम द्रव को रखते हैं तो ये इस पे भी दाब लगाएगा, इस पे भी दाब लगाएगा, इस पे भी दाब लगाएगा, नीचे भी दाब लगाएगा। समझ रहे हो बात को? प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर। यानी हर वो क्षेत्र जो पानी से कवर्ड होगा, पेट्रोल से, डीजल से कवर्ड होगा, वो सभी जगह पे बल लगाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो पास्कल ने क्या बताया इसके बारे में? पास्कल ने क्या बोला कि दाब तो लगाएगा, लेकिन दाब लगाएगा कैसे भाई? तो पास्कल ने बोला कि सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगता है। समझ में आ गया? पेन्नी में नहीं, पेन्नी में हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है? पेन्नी में हाई प्रेशर रहेगा। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, पेन्नी की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गया बात को? पेन्नी में हाई प्रेशर क्यों रहेगा? क्योंकि एक जी नाम का व्यक्ति भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये भी तो खींचता है और 90 डिग्री के एंगल पे ये भी खींच रहा है, तो इसका प्रेशर हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा। समझ गया बात को? लेकिन पास्कल ने बोला सभी दिशाओं में जो दाब लगाए जाते हैं वो समान लगाए जाते हैं। क्लियर है बात? तो करना क्या है, आपको ये बीकर नहीं समझना है, आपको एक बोतल समझना है, प्लास्टिक वाला बोतल समझना है, कोको कोला का, स्प्राइट के बोतल समझना है। और करना क्या है, इंची टेप लेकर के नापना है इसको, यहाँ पर और ठीक यहाँ पर। क्लियर है बात? और यहाँ पर एक छेद करना है। याद रखना, छेद का डाया जितना होगा यहाँ भी वही छेद का डायामीटर होना चाहिए, यानी व्यास होना चाहिए। यानी जितना गोल यहाँ छेदा होना चाहिए उतना ही गोल यहाँ छेदा होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जो दाब लगता है, जो द्रव जो होता है वो गिरना शुरू करता है। एक तरह से कहो बाथरूम करना शुरू कर दिया। अब इसके सेंटर पॉइंट से काउंट करोगे तो जो इसकी दूरी होगी, मान लेते हैं h अगर इसकी दूरी है, तो यहां से यहां की दूरी भी कितनी होगी? h होगी। कहने का मतलब है कि ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये जो प्रेशर लगा रहा है और ये जो प्रेशर लगाएगा, ये दोनों कैसा लगाएगा? समान लगाएगा, बराबर लगाएगा। यह बात किसने बताया? पास्कल ने बताया। क्लियर है बात? समझ गया? लेकिन जैसे जैसे उस बीकर के हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, दाब का मान हाई होते जाएगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होते जाएगा। कारण है पानी का लोड, पानी का प्रेशर। समझ में आ गया? अब क्या होगा, एक यहां पर छेदा करो, एक यहां पर छेद करो, तो आप देखोगे कि इसका जो फोर्स होगा ये कुछ ज्यादा ही दूर गिराएगा। समझ रहे हो बात को? आप इसे अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक बोतल बर्बाद करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो पियो फेंको वाला जो ग्लास मिलता है, आप उस ग्लास को ले लीजिए नॉर्मली, ठीक है? और उसमें क्या करिए कि आप पानी भर लीजिए और भर के मेज पे रखिए और दोनों तरफ छेद करिए बराबर बराबर में, तो आप उतना देखिएगा नीचे गिरेगा, और नीचे छेद कीजिएगा और थोड़ा सा प्रेशर के साथ गिरेगा, और एकदम नीचे जब कीजिएगा तो और ज्यादा प्रेशर से बनाएगा। क्लियर है बात? तो पास्कल ने सिर्फ ये बात बोला कि सभी दिशाओं में समान लगाएगा। ऊपर में लगाया तो ये दोनों समान रहेगा, यहां पर लगाएगा तो ये दोनों समान रहेगा, यहां पर रहेगा तो ये दोनों समान लगाएगा। समझ में आ गया? और यही बात बोला, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा प्रेशर बन रहा है ना, और वैसे ही अगर पेन्नी में आ जाएंगे तो प्रेशर और भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए बात को? इस तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप अपने घर पर भी जाकर, नहर में भी जाकर के आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। नहर जो हमारे घर के बगल में, गांव के बगल में चलता है, उस नहर के पास चले जाइए, और जिस दिन पानी कम हो उस दिन आप नहर के पास जाइए, और जो पुल बना हुआ है, पुल के बगल में देखिएगा इस तरह से, जैसे जो ये पुल बना हुआ है जाने आने के लिए, तो यहाँ पे बैठने के लिए इस तरह से बनाया गया है ना, बनाया हुआ ना, पुल के दोनों किनारे नहीं बनाया हुआ बैठने के लिए। तो इस पुल के पास जो ये जो चीज बनाई गई है, जो बैठने वाला जो चीज बनाया 10 इंची 15 इंची का जो बनाया गया है, तो आप देखोगे कि जो बैठने वाला है वो 10 इंची के बराबर में मोटा किया हुआ है। क्लियर है बात? लेकिन जब पानी खत्म हो जाएगा और आप नहर में उतर जाओगे तो आप देखोगे कि ऊपर मोटा जो 10 इंची है, वो नीचे बढ़ोगे तो एक ईंटा निकला हुआ है, एक्स्ट्रा ईंटा निकला हुआ है। यहां पर भी, और जो साइफन है वहां पर भी जाओगे तो एक ईंटा एक्स्ट्रा निकला हुआ है। मतलब क्या है, ऊपर तो 10 इंची है
और नीचे आते 15, 20, 25, 30। इतने मोटे ईंटे बनाया गया, इतनी मोटी दीवार क्यों बनाया गया है? इंजीनियर बेवकूफ है, उतना ईंटा बर्बाद कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक 10 इंची लगा देता। फिर नीचे मोटा करने का क्या कारण है? क्योंकि जितना नहर भर कर जाएगा उतना ही पेंदी में उसके क्या लगेगा? ज्यादा प्रेशर लगेगा। और नीचे भी 10 इंच रहेगा तो तोड़ मार कर तोड़ देगा उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब हाई लगता है। यही नहीं, अगर आप समुद्र में गोताखोर को देखिएगा, जब गोता लगाने वाला जाता है तो आप कुछ मीटर की ऊंचाई तक उसको गोता लगाना होता है तो नॉर्मली कूद करके गोता लगा लेता है। लेकिन अगर उसको समुद्र की तली में जाना होता है तो वो एक विशेष तरह का सूट पहन कर जाता है, स्विम सूट पहन कर जाता है। अगर वो सूट पहनकर नहीं जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा, तो समुद्र के पानी का इतना दाब उसके शरीर के ऊपर लगेगा, इतना दाब लगेगा कि शरीर का जो चमड़ा है ना फट जाएगा, बॉडी का चमड़ा जो है ना फट जाएगा। प्रेशर की वजह से, दाब की वजह से नहीं होता है। दाब लगा तो एक गेंद ले लो, केस्को का गेंदा ले लो और उसके ऊपर जो है ना दाब लगाओ, दाब लगाओ, 20 किलो का लोड दो, 50 किलो का 100 किलो, फट जाएगा। वो नहीं पड़ता है, वैसे हमारा शरीर है फट जाएगा। ये समझ में आ गया? तो एक विशेष तरह का सूट पहन करके तभी वो जमीन के अंदर में डाइव लगाने जाता है। समझ में आ गया? मतलब ये है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दाब का मान वैसे वैसे बढ़ता जाता है। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगा तो बताइएगा। अब कहते हैं पास्कल का जो चीज लिखा हुआ है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है बर्तन की भीतरी सतह पर भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब लगता है। प्रत्येक बिंदु पर दाब लगता है वो दिखाई दे दिया। यही नहीं, यहां भी दाब लगेगा, यहां भी दाब लगेगा, सब जगह दाब लगेगा। समझ रहे हो ना बात को? एवरी जगह पे द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। क्षैतिज तल पर रखो, चाहे हॉरिजॉन्टली रखो, वर्टिकली रखो, कैसे भी रखोगे दाब लगाना है। अगला, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह के उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। गहराई के समानुपाती होता है, मैंने अभी भी बताया। ये जो दाब होते हैं वो समानुपाती होते हैं गहराई के। मतलब अब जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे दाब आपके ऊपर उतना ही लगता जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती भी होता है। घनत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल ही के दिन में। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी सेम आयतन का दो टर्म ले लेते हैं। एक ले लिया मैंने पारा, एक ले लिया मैंने पानी। सेम घनत्व के सेम आयतन लेते हैं, 1 लीटर दोनों को ले लेते हैं। तो अगर इन सेम घनत्व वाले के वस्तुओं में जिस किसी का भी द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी वजन जो है ज्यादा होगा, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? आयतन सेम रहना चाहिए ना, आयतन सेम, लेकिन अगर इन दोनों सेम में से जिसका ज्यादा द्रव्यमान घनत्व उसका उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो ये घनत्व का भी क्या होते हैं? समानुपाती होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पास्कल का नियम क्या है। तो पास्कल का नियम कह रहा है कि किसी भी बंद द्रव में किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। और आप इस चीज को ऐसे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। रुई ले लो, अपने तकिया में से निकाल लो। ठीक है, माई बाबू मारस मत, तकिया में से काम भर रुई निकाल लो, इतना सारा, उसको पानी में डाल दो। पानी में भर गया वो रुई पूरी के पूरी तरीके से, अपने मुट्ठी में ले लो, कस के दबावे के लिए। तो तुम्हारा हाथ में जितना छेदा है, यहाँ यहाँ यहाँ, गौर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि सब छेद में से बराबर बराबर फोर्स से पानी निकलेगा। समझ में आ गया? तो यह भी होता है पास्कल के नियम को हमने समझा। पास्कल का नियम क्या कह रहा है फिर से समझ लो। किसी भी बंद द्रव के किसी भी भाग पर जब अगर दाब होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ, प्रणोद के बारे में कल ही वर्णन किए थे हम। प्रणोद क्या होता है? जैसे कि हम बात करते हैं
प्रणोद जो होता है किसी भी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर जो लगभग जो लंबवत लगता है बल, वो प्रणोद कहलाता है। थ्रस्ट कहते हैं हम उसको, ठीक है। लंबवत लगता हुआ बल, यानी 90 डिग्री के एंगल से कोई भी बल हम लगाते हैं, दाब लगाते हैं, किसी के ऊपर प्रेशर देते हैं, ठीक है, वो प्रणोद होता है। बाकी जो हमने बताया बल हम ऐसे भी लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे हम। अगर हमें डॉक्टर को सुई देते हुए देखे हो ना, क्या वो सीधे छेद देता है? नहीं, तिरछा भी तो लगाता है। सुई लगाया जाता तो तिरछी भी तो लगाया जाता है, तो नस में घुसाता है कि नहीं घुसता है उसमें, तो तिरछे भी लग रहा है वहां पर दाब। लेकिन जो 90 डिग्री के एंगल पे लगे वो क्या है? प्रणोद है। अब देखेंगे यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पास्कल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, ठीक है। टर्म्स को एक और समझेंगे। अभी क्या बता रहा है, एक और उसने प्रयोग करने के लिए उसने एक तरीके का एक विशेष प्रकार का जार लिया और इस जार के गोल में यहाँ पर पारा भर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, जो सिरिंज में जो पिस्टन लगाया जाता है, सिरिंज होता है ना, सिरिंज सुई देने वाला। तो जैसे इसने पिस्टन को दबाया तो देख रहा है कि जितना भी पारा चढ़ा है समान दूरी पे पारा चढ़ा है, सबका चढ़ा ना सबके, हाँ, समान दिशाओं में दाब को जो है लगाया जाता है। अब सुनो मेरी बात को। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है उत्प्लावन या उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, ठीक है, या फिर कहेंगे हम लोग उत्प्लावन, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बायोन्स फोर्स, BUOYANCY, बायंसी फोर्स ना। उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। अब ये उत्प्लावन होता क्या है, ठीक है। प्लवन करने का मतलब समझते हो? प्लवन करने का मतलब होता है तैरना। प्लवन करने का मतलब क्या होता है? तैरना। अब उत्प्लावन की बात करते हैं तो उत्प्लावन बल जो होता है वो हमेशा द्रव में रहता है, ठीक है। और उत्प्लावन बल का जो फोर्स होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। समझ में आ गया? हमेशा किस दिशा में होगा? ऊपर की दिशा में होगा। पानी, नहर में पानी है, अगर कोई भी व्यक्ति जो नहर में नहाया होगा उसको यह बात पता होगा कि जब आप पुल पर से कूद के पानी में नहाते हो, ठीक है, तो आप पानी में डूबते हो, जमीन तक जाते हो और फिर आप ऊपर निकल जाते हो। जो तैरना जानता है वो तैरने लगता है, जो नहीं तैरना जानता है वो ऊपर नीचे करने लगता है, काम खत्म हो जाता है उसका। तो पानी में तैरना जानते हो तभी कूदना। अब ये नहीं कि प्रैक्टिकल करने जाएंगे सर, नहीं, हम जइबे करेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है हम आज प्रूफ करना है, तो पता चलेगा 13वां दिन बुढ़िया पूरी को जुगाड़ करना पड़ जाएगा। तो जो लोग तैरता है वही लोग उत्प्लावन के बारे में पता लगाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं समझाता हूँ, वो अपने घर पे ही उत्प्लावन बल के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। जब आप डब्बा में नहाने के लिए जाओगे, मतलब डब्बा में नहीं नहाओगे, जब आप नहाने के लिए जाओगे बाथरूम में, तो बड़े से टब में आप पानी इकट्ठा कर लीजिए। जब पानी आपका टब्बे में भर जाए तो आप उसमें एक लोटा डाल लीजिए और लोटा के अंदर बैठ के आराम से उस पानी में खेलिए आराम से, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल क्या करना है कि लोटा जब पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, उस लोटा में पानी जब भरा हुआ रहेगा तो आप उसको 2 उंगली से पकड़ कर उठाइएगा पानी के अंदर में ही। तो आप देखोगे कि 2 लोटा भरा लोटा का पानी जो है 2 उंगली से उठ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोटा पानी की सतह पर आएगा और तब आप उसको 2 उंगली से बाहर खींचोगे, काटने लगोगे, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। उसके लिए 3-4 उंगली लगाकर खींचना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है बात को? मतलब पानी के अंदर जब तक था वो बाहर निकल गया और पानी से बाहर आया तो वो जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि पानी के अंदर हमें हल्का महसूस हो रहा था? ये ही एक बल है जिसका नाम है उत्प्लावन। क्लियर है? लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर निकलेगा, ये जो वस्तु जो तुम्हारा लोटा है इसके अंदर रहेगा तो हल्का महसूस होगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा ये भारी हो जाएगा। भारी क्यों होता है, कौन बताएगा मुझे? पानी तो इसके अंदर ही भरा है और बाहर निकलेगा तभी पानी भरा हुआ है। लेकिन समझेंगे यहां पर हम, इसमें क्या होता है, इस पानी के अंदर में है अगर ये बाल्टी या लोटा, तो इसके अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। मान लेते हैं अगर ये 10 न्यूटन का बल लगाकर नीचे की तरफ खींच रहा है, तो उत्प्लावन बल भी तो ऊपर की तरफ खींच रहा है। यह भी मान लेते हैं 8 न्यूटन का बल लगा के ऊपर की तरफ खींच रहा है? तो अब
जबकि तुम बल लगा रहे हो इसके ऊपर, तो इस लोटा के ऊपर रियल में कितना फोर्स लग रहा होगा? 2 न्यूटन का। वो भी किस दिशा में? नीचे की दिशा में, क्योंकि 10 न्यूटन है ना, नीचे वाला ज्यादा बल से खींच रहा है और उत्प्लावन बल कम बल से खींच रहा है, तभी 2 न्यूटन का बल लगेगा। तुम आसानी से उसको खींच लेगा ऊपर की तरफ में। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकल जाता है तो इसके ऊपर 10 न्यूटन वाला तो बल लग ही रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन क्या इसके ऊपर ये उत्प्लावन बल काम करेगा? अब पानी से बाहर निकल गया तो अब इसके ऊपर टोटल भार कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन का। तो 2 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन हो गया, तो कौन ज्यादा हल्का है? 2। तो पानी के अंदर रहेगा तो हल्का, अब पानी से बाहर निकल गया तो भारी। क्लियर है बात? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बात को? तो बात करते हैं उत्प्लावन के बारे में। तो उत्प्लावन हमें क्या बताता है कि जब कोई भी वस्तु, तुम नहीं, लोटा एक वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु जब वो पानी के अंदर डूबी हुई होती है तो इस डूबे हुए वस्तु के ऊपर ऊपर मुखी के तरफ में, यानी ऊपर की तरफ में एक बल लगता है। उस बल का नाम है उत्प्लावन बल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। किसी को इसमें कोई वस्तु, इसमें समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब आते हैं, पास्कल का नियम हम लोग समझ गए। द्रव सभी दिशाओं में दाब लगाता। जानते हो ये पास्कल इतना महान वैज्ञानिक था, और जो इसने बताया द्रव में दाब, ठीक है, ये इतना महान काम करके चला गया, इतना महान काम करके चला गया कि आज हम इसी का फायदा उठा करके, इसी के नियम को, इसी के प्रिंसिपल को फायदा उठा करके आज हम लोग जो है हाइड्रोलिक गाड़ियां, हाइड्रोलिक डल्ले, जो डला होता है ना, ट्रैक्टर का डल्ला जो होता है, पीछे का जो डल्ला, ट्रक, समझ गया? और सबसे जरूरी बात, हाइड्रोलिक पे चलने वाले वो जेसीबी मशीन होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बात को? जितने भी हाइड्रोलिक चीजें होती हैं, जो हाइड्रोलिक होते हैं, आप देखोगे उसके अंदर में मोबिल चलते रहता है, मोबिल रखा हुआ था उसके अंदर में। जो अगर आप हाइड्रोलिक का देखोगे, हाइड्रोलिक जो लगा हुआ कसा हुआ जो होता है ट्रैक्टर में, उसे आप खोलोगे तो बैरिंग उसमें दिखाई देगा, गोल बैरिंग। हाँ, गोल बैरिंग दिखाई देता है, वो बंद किया रहता है उसको ना, वो बंद किया रहता है उसको। अगर आप खोल भी दोगे तो सारा तेल निकलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप उसको दबा दोगे, मतलब बैरिंगवा को कस के दबाओगे, तो हरा हरा तेल फेंकने लगेगा, पूरी प्रेशर के साथ देगा। और इसने एक चीज और, एक और बात समझ लो, ये हर बार बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं, अगर जिसका डाया अधिक होगा, डायामीटर अधिक होगा, यानी व्यास ज्यादा होगा, तो द्रव जो है धीरे धीरे बहता है, और यही आगे चल करके द्रव जो डायामीटर है वो पतला हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर का मान हाई हो जाएगा। समझ में आ गया? यही कारण है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी जो ट्रैक्टर के अंदर जो निकले हुए होते हैं, जो हाइड्रोलिक होते हैं, जो हाइड्रोलिक जो लगाए गए होते हैं, वो 3 पार्ट में बटे हुए होते हैं। मोटा होता है, उसके नीचे पतला, नीचे उसके नीचे पतला होता है, और जो पाइप से होकर गुजरता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर लगाता है, और थोड़ा सा ही प्रेशर लगाएगा। आप ही देखोगे बोरिंग से पानी निकल रहा है, पाइप से निकल रहा है, इतना मोटा पाइप है तो पानी हुदू हुदू गिर रहा होगा वहीं पे, लेकिन जैसे ही आप पाइप के एक थोड़ी सी मुंह को बंद करोगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी और बंद करो, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहा ना? गाड़ी धोते हुए देखे हो किसी गाड़ी, कार बार जो वाश करने वाला जो दुकान होता है, उसका जो छेद देखोगे ना, जो कार धोता है उसका छेद एकदम पतला होता है और खूब फोर्स से पानी निकलता है। समझ गया ना? बहुत फोर्सिंग से पानी निकलता है। आप अपने घर में भी समरसेबल का प्रयोग करते हो, दूर तक पानी पहुंचाना है हमको, तो क्या करते हैं हम लोग, पाइपों को दबा देते हैं, दबाते हैं तो नहीं पानी दूर तक चला जाता है, डायामीटर कम करते हैं तो फोर्स का मान क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को? ये समझ गए, उत्प्लावन बल समझ गए, पास्कल के बात को समझ लिए। अब बात करते हैं आर्किमिडीज कैसे बारे में। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के बारे में कुछ बातें बताई है, और क्या बताया शुरू पढ़ लेते हैं पहले। जब कोई वस्तु किसी गैस, आ गया यहाँ पर भी गैस का नाम ना, अभी तो बताया शुरुआत में कि गैस को भी हम द्रव के रूप में ही रखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूरी तरीके से डूबी हो या अंशतः यानी थोड़ी सी डूबी हुई हो, तो उसके भार में एक कमी आ जाती है, उसके भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कहता है कि जो कमी आती है
वो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। देखो कितना मजेदार बात बताया है इसने, समझोगे। अच्छा, तुम कभी पानी में नहाए हो? अच्छा, पानी के अंदर जब तुम कूदते हो तो तुम्हें शरीर में तुम्हें हल्का महसूस होता है? हल्का महसूस होता है, ठीक है। हल्का महसूस होना है, कारण तो उत्प्लावन बल ही है, समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास में एक बीकर है, बीकर में एकदम लबालब पानी भरा है। लबालब समझते हो? तनिको हिलेबो ना तो छलक जाई ना, छलकत हमरो, सुना है कि नहीं सुना है गाना? ध्यान से समझ, छलक जाई तनिके में, तो छलकने नहीं देना है हमको, इसको भर करके रखना है, एकदम लबालब भरा हुआ है। 2 बूंद पानी गिरी तो 2 बूंद पानी नीचे भी गिर जाई, इस स्थिति में ही भरा हुआ है ना, एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। तो होता क्या है क्या हुआ भाई, तो एक यहां पर हमने ले लिया पत्थर ले लिया। हम इस पत्थर को पहले वजन कर लेते हैं। ये पत्थर हमारा 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का पत्थर है, क्लियर है बात? वजन कर लिए। इस पत्थरवा में एगो डोरी बांध देंगे और डोरी बांध करके एगो तराजू रख ले रहेंगे, ठीक है। कमानीदार वाला तराजू नहीं, जो सीधा स्प्रिंग वाला होता है, वो फंसाने वाला, उसी टाइप का बना देंगे इसको। और ये पूरा सहिते जो है 100 ग्राम का है, क्लियर है बात? और अब आपको क्या करना है, इस डोर को पकड़ करके इसके अंदर पानी को डाल देना है, पत्थर को डाल देना है, क्लियर है बात? समझ लेना बढ़िया से। ये पत्थर को हम धागे से बांध करके वजन किए 100 ग्राम, और इस पत्थर को उठा करके इस पानी के अंदर डाले, और तब हम इसको तराजू से जब वेट किए तो वो आ गया 90 ग्राम। इसके वजन में कमी आ गई। कितना की कमी आ गया? 10 ग्राम की कमी आ गया। और जब चूंकि लबालब भरा है, छलक जाएगा थोड़ा सा में ही, तो जैसे ही आप इतना बड़ा सा पत्थर डालोगे तो कुछ पनिया तो नीचे चुएगा ना, हो कुछ पानी तो चुएगा ना, चुएगा कि नहीं चुएगा? जब चुएगा ना तो इस पानी को ना थोड़े से बीकर में बटोर के रख लो, मतलब इसको पानी जमीन में बहने मत दो, इसको बटोर के रख लो। यहाँ से गिरा देना पानी को, यहाँ पे पानी गिरा देना, इसमें बटोर के रख लो। है फिर से समझ लो, नहीं एक तरफ से गिरा ना, दोनों तरफ से गिराएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहाँ कटोरी डोको सगरी चूहे लगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक के जगह चूहे दो। ध्यान देंगे। तो जैसे ही इस पत्थर को इसके अंदर डालते हैं तो पानी निकलेगा। तो बात करते हैं कि ये पानी निकलेगा कितना? 10। तो मात्र और मात्र कितना ग्राम निकलेगा? 10 ग्राम निकलेगा। ये है आर्किमिडीज के द्वारा कही गई बातें कि अगर हम किसी द्रव के अंदर अंशतः मैंने थोड़ी सी या पूरी तरीके से डुबा देते हैं किसी वस्तु को, तो जब ये पानी इसके अंदर डूबेगा तो अपने ये जो पानी जब डूबेगा तो ये कुछ जो है द्रव को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और इस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है। तो बात किया जाता है कि यह आभासी कमी कितनी आएगी? तो यह आभासी कमी उतनी ही आएगी जितना ये द्रव बाहर निकालेगा। समझ में आ गया बात को? अगर इसको उलट के देखते हैं, अगर इसने 20 ग्राम पानी बाहर निकाला, ये पत्थर थोड़ा सा बड़ा है, अगर इसने 20 ग्राम पानी बाहर निकाला तो बताओ इसका वेट करेंगे तो कितना ग्राम का आएगा? 80 ग्राम का आएगा। ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझा कि नहीं समझा बात को? लबालब भरे हुए पानी में सुन लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु को किसी द्रव या किसी गैस में पूरी तरीके से या आंशिक रूप में अगर हम डुबा देते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। भार में आभासी कमी आ गई, 100 था, कितना हो गया? 80 ग्राम आभासी कमी आ गया। अब कहता है कि जितनी कमी आएगी वह वस्तु के डूबने से जो हटाया गया द्रव है उसी के भार के बराबर होगा। तो हटाया 20 ग्राम तो वजन में कमी आ गया 20 ग्राम का। अगर हटाता ये 30 ग्राम पानी तो वजन में कितना हो जाता? 30 ग्राम की कमी हो जाता है। क्लियर है बात? समझ गया? ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हमने देखा आज के दिन पास्कल का सिद्धांत, हमने देखा आज के दिन उत्प्लावन बल के बारे में, और हमने देखा आज के दिन में आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। तो अब आप मुझे बताइए कि
इसको समझने में आपको कहाँ दिक्कत हुआ? आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पत्थर था, इसका वजन किया गया तो रीडिंग यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इस पत्थर को पानी के अंदर डाला तो इसकी रीडिंग ऊपर तक चली गई। ठीक है, तो पानी के अंदर डुबाओगे और पानी के अंदर निकालोगे, देखो ये डूबा तो इसके बराबर में इतना सारा पानी निकला ना, तो जितना ये पानी निकलता है इसके आभासी, इसके भार के द्वारा में जितना भार में आभासी कमी आएगा इसी के बराबर ये होता है। तो बताइए, आपको कोई सवाल फंस रहा है तो आप क्वेश्चन पूछिए, फंसने नहीं देना है हम लोगों को। हाँ, बल तो बताया, लगाया ना, बल लगाया ना, भार कमी होने के बारे में बताया ना, क्यों कमी होता है, उत्प्लावन बल की वजह से होता है। लेकिन ये कह रहा है कि कितना कमी आएगा, समझ रहा है, कमी तो होगा इसमें भार में, लेकिन पूछा है कितना कमी आएगा, तो जितना पानी को विस्थापित करेगा, जितना पानी निकालेगा, है ना। उत्प्लावन बल के बारे में सिर्फ इतना पता है कि कोई भी वस्तु उस पानी के अंदर डालोगे तो इसके भार में कमी आएगी, लेकिन ये कमी आएगी कितना, ये कौन बताया? आर्किमिडीज ने बोला कि कमी उतने आई जितना पानी भरी छलक गई बा। चलिए क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चन पूछना है। तो जो इसमें जैसे द्रव बाहर निकला है उससे इसमें गैस बाहर निकलेगा। बराबर कैसे हो गया? आप गैस को, गैस जहां पर मैं द्रव की बात कर रहा हूं आप वहां पर गैस एज्यूम कर लीजिए, गैस मान लीजिए। तो अगर ये गैस से भरा हुआ जार है, पैक किया हुआ है, इसके अंदर हम जबरदस्ती, एक तो ऑलरेडी पहले से ठूस ठूस के भरा हुआ है और उसके अंदर और एगो कोई वस्तु को डालकर ठूस रहा है इसको अंदर में, तो अभी सब बर्दाश्त से बढ़ जाएगा, ड्राम फट जाएगा। फटने नहीं देना है इसको, लीकेज करने के लिए छोड़ देंगे तो जितना ये वजन होगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द्रव के रूप में ही हम इसे ज़्यादातर समझ सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी को गैस में नहाते हुए नहीं देखे होंगे, कहते गैस में नाव नहीं चलता है ना, तो हमारा द्रव में चलता है, तो द्रव के बारे में बात करते हैं। और हर बार हम पानी ला रहे हैं ना, पेट्रोल भी ला सकते थे यहाँ पर, डीजल भी ला सकते थे, लेकिन डीजल पेट्रोल में कोई नहाता नहीं है ना, डीजल पेट्रोल में कोई डाल करके उतना महंगा वस्तु में कोई चेक करेगा, इसीलिए सबसे आसान पानी है। और पानी के बारे में समझिए, सिर्फ इतना समझिए कि उत्प्लावन बल के कारण हल्का महसूस होता है, और हल्का होता कितना है तो ये बताया आर्किमिडीज ने, और हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्लियर है बात? बाकी और किसी को कोई सवाल फंस रहा है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। बवर, हाँ देखिए बताते हैं, अगर आप कभी भी आप बोतल से पानी गिराते हो ना, जैसे आप नॉर्मली समझ लो, ये बोतल ले लो, ये बोतल हो गया, बोतल का छोटी को ढक्कन होता है मुंह, बोतल में पूरी तरीके से पानी भर दो, पानी भर के ऐसे कर दो तो हुड़ुक से गिरेगा, हुड़ुक से अंदर जाएगा, हुड़ुक से गिरेगा, मतलब हल्का गिरेगा फिर अंदर जाएगा, हुड़ुक हुड़ुक करके गिरेगा ना, इस तरीके से समझ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस बोतल को ऐसे कर लो और बोतलवा को ऐसे से हिला दो ठीक है, ऐसे ऐसे हिला दो तो उसमें घूमने लगेगा, घूमने की तरह हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे करो तो हर सा पूरा का पानी गिर जाएगा। इसमें कभी हुड़ुक हुड़ुक करके नहीं गिरेगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं गिरेगा। होता क्या है, होता क्या है कि देखो दो कंडीशन होते हैं, एक पानी को ऐसे सीधे ऐसे पानी कर दिया, पानी गिरना शुरू हो गया ना, पानी गिर रहा है, अभी गिरना शुरू हो गया, अभी जाना जब रुक रुक कर पानी गिरेगा, इसको दूर करने के लिए क्या करो, ऊपर छेदा मार दो, छेदा मार देगा ऊपर में, तो ऊपर से हवा आएगा तो ये पानी आराम से गिरने लगेगा। लेकिन जब गोल गोल हम लोग घुमा देते हैं उसको और ऐसे कर देते हैं तो पानी जो है जो गोल बन जाता है, तो एयर अपने अंदर बीचों बीच जो है पानी के जो बीच में है, पानी जो है धार बनकर गिरेगा, गोल बनकर गिरेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोतल को हिलाया है ना, हिला कर तो पानी गोल बन के आता है, तो गोल के अंदर से एयर घुस जाता है, उसके अंदर में एयर घुसता है और पानी हरा हरा नीचे गिरने लगता है। अब यही काम बंवर के साथ में भी होता है। जो खेत के अंदर में जैसे नहर हो गया, ये नहर चल रहा है, यहाँ पर जो ये नहर हो गया, इस नहर में एक बंवर लगा दिया गया है पानी का सप्लाई देने के लिए, निकालने के लिए, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो होता क्या है, ये पेंदी में होता है, ऊपर नला लगाने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा, पानी नीचे से बह रहा है तो ऊपर नला तो लगा नहीं सकते हैं, पानी लगाकर नाला लगाते हैं नीचे की तरफ में, और ये पूरा का पूरा जो है नदी जो है पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। तो क्या पानी ऊपर तक भरा हुआ, तो क्या उसके अंदर में वो हवा घुस रहा है पानी के अंदर में? नहीं ना। तो इसको पानी गिराना है तेजी से, तो जब ये गोल यहाँ पे बंवर बना देता है, गोल जो घेरा बनाने लगता है, तो गोल घेरा बनाता है तो उसके अंदर से एयर घुसता है। वो समझ में आ रहा है बात को? उसके अंदर तक सीधे वो पाइप तक एयर जाता है, और एयर के साथ जब पानी का निकासी करता है तो बहुत फास्ट गति से करता है, इसीलिए वो गोल गोल बंवर बनाने लगता है, और बंवर बनाता है तो एयर लेने लगता है, हवा लेता है, और हवा लेता है तो पूरा फोर्स के साथ पानी जाने लगता है।
नहीं लेता है तो पानी का प्रेशर बहुत कम जाएगा। एयर की वजह से अंदर ही नहीं, प्रेशर बनता है, हवा की तरह से दाब लगा करके बाहर निकालेगा उसको। समझ के पानी को बात को, ठीक है। अगर एयर नहीं बनाता है तो पानी धीरे धीरे गिरेगा, और एयर बना कर जाएगा तो पानी प्रेशर के साथ देगा, पानी फोर्स के साथ देगा। और क्वेश्चन, और किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई सवाल? तो चलिए इसे बंद करते हैं, ठीक है, बंद करिए इसे। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।